हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, और जीके जीएस प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता किसी विघटनाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है। तो देखिए यहाँ पे टी हाफ आपको पता है कितना है, 5 वर्ष। तो 20 वर्ष बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 20/5, यानी कितना हो जाएगा, कट के 4। तो 20 वर्ष बाद होगा 20/5, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4। 4 इंटू टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू टी हाफ, अब देखिए, तो 4 इंटू टी हाफ बाद शेष मात्रा, ठीक है, शेष जो मात्रा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/2 के पावर कितना, 4, ठीक है। अर्धायु का मतलब होता है 1/2 के पावर कितना होगा, 4 होगा, यानी ये हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए भूक्रोड के अंदर की जो है चक्राक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो भूक्रोड के अंदर की चक्राक के धाराएं, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, कहता आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती हैं यदि वे हो। तो 113 का होगा 3, समान विभव पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव तथा धारा के समानुपाती हैं। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो धारा नहीं प्रवाहित होगी समान विभव पर। नेक्स्ट फिर है कि टेलीविज़न दर्शक जो है डिश एंटीना उपयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ए बी सी, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा मूल दिशा को विचलित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बरसात में रेडियो तरंगें वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होती हैं। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते। 115 कहता प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा। फर्स्ट ऑप्शन, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। तो प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक जो है दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में दाल जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर बल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान जो है के ऊपर छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिघटनाओं का विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर, तो 116 का होगा, 116 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ए बी डी। क्या होगा, ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी, यानी गोधूलि से सूर्य का आभाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो देखिए यहाँ पे जो है 116 का, तो संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा जो है दिखना एक दृष्टि भ्रम है। फिर उषा काल में सूर्य का लाल दिखना एवं आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टि भ्रम है, ठीक है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वे अनवरत नहीं चमकते रहे बल्कि पल पल
चमकना बंद करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से होता है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडलीय की परतें भी आपको हिलती रहती हैं, अतः तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 117। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, ये यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फर्स्ट ऑप्शन शरीर डूब जाएगा। तो देखो कि द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट, एक पानी की पंप जमीन की सतह के 10 मीटर नीचे सतह से पानी खींचता है। पानी को 30 किग्रा प्रति मिनट की दर से नगण्य वेग से पंप किया जाता है। इस कार्य को करने के लिए पंप द्वारा आवश्यक न्यूनतम शक्ति की गणना करें। तो 118 का क्या होगा? 118 का होगा फर्स्ट। तो देखिए, तो पानी 30 किग्रा प्रति मिनट, यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो 30 किग्रा प्रति मिनट 30/60 करेंगे तो ये kg पर सेकेंड हो जाएगा की दर से पंप किया जाता है। तो यहाँ पे h बराबर कितना है? h बराबर 10 मीटर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है द्रव्यमान यानी त्वरण गुने ऊंचाई, यदि कहेंगे त्वरण गुने ऊंचाई यानी 30 गुने 9.8। ठीक है, 30 गुने कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू 10/60। ठीक है, इंटू 10/60 यानी 49 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 49 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति बराबर होगा 30 गुने 9.8 गुने 10/60 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर बल kx कार्यरत है और k 15 न्यूटन पर मीटर। वस्तु का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा जब इसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु से छोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, तो F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा kx यानी ma यानी 15 गुने 0.2 यानी कितना होगा? तो 15, ये हो जाएगा आपको 15 दूनी 30। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे कितना होगा? a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर जो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, a बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मीटर, यहाँ k का मान है 15। ठीक, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर पर यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 120। कहता है कि 10 वोल्ट और 100 वोल्ट विद्युत विभव के 2 बिंदु क्रमशः ए और बी हैं। ए से बी तक एक आवेश Q लिया जाता है जिसमें 18 जूल कार्य किया जाता है। तो Q का मान क्या होगा? 120 नंबर देखिए, तो किया गया कार्य 18 जूल है। ए और बी का क्षमता कितना है? 10 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो W बराबर क्या होता है? Q डेल V। ठीक है, W बराबर होता है Q डेल V। तो किया गया कार्य 18 बराबर क्या हो जाएगा? 18 बराबर हो जाएगा आपको मान लीजिए Q इंटू 100 माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10, तो 100 माइनस 10 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इसको इधर 100 में से 100 माइनस 10 यानी कितना होगा? 90 इधर हो जाएगा। Q बराबर 0.2 कूलम्ब। ठीक है, 0.2 कूलम्ब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 121 है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के संबंध में कौन सी सही नहीं है? तो 121 का देखिए चुंबकीय, तो 121 का तीसरा। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश की किरण एक कांच से होकर गुजरती है जिसकी मोटाई t और अपवर्तनांक n है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो प्रकाश द्वारा कांच की इस मोटाई को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए,
यहाँ पे जो है तो अपवर्तनांक सूचकांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, और ठीक है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में चाल होता है। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होगा टी बट्टा में सी बाई एन, यानी होगा एन टी बट्टा सी। ठीक है, क्या होगा, तो टी बट्टा में सी बाई एन यानी एन टी बट्टा में सी, तो एन टी बट्टा में सी यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम जो है सही होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह से के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी से ऊपर जाने पर तथा नीचे जाने पर भार घटेगा। 124 से आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान खाली स्थान होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 125, फिर है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से क्या विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है। तो 125 का फर्स्ट अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 कहता अब तक निम्नलिखित रसायनों में कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। 126 का जो होगा ऑप्शन देखिए, 126 का होगा तीसरा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बादलों से जो है इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है। आमतौर पर जो है क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और जो शुष्क बर्फ व जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज़ के द्वारा बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इससे अतिरिक्त जो पृथ्वी से जनरेटरों का जो एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। 127 से निम्नलिखित धातुओं को उनके धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, सही विकल्प का चयन करें। तो 127 का होगा दूसरा ऑप्शन, क्या होगा दूसरा SI। ठीक है, BE, फिर होगा AL और K। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो समूह में नीचे की ओर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे की ओर इलेक्ट्रॉनों को खोने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धातु का गुण धीरे धीरे घटता है। ठीक, इस प्रकार SI, ठीक है, इस SI लेस देन BE, बेरिलियम लेस देन एल्युमिनियम लेस देन पोटेशियम अधातु की शक्ति बढ़ने का सही क्रम होगा। ठीक है, सिलिकॉन एक धातु है। ठीक है, बेरिलियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम को धातु माना जाता है। नेक्स्ट 128, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो 128 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा तीसरा। तो दिए गए ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड NO2 अम्लीय प्रकृति के हैं, अतः वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये प्रकृति में क्षारीय है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। तो पोटेशियम ऑक्साइड जो है क्षारीय। नेक्स्ट, फिर है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में उपयुक्त होने वाली गैस है। तो तीसरा ऑप्शन नियॉन गैस जो है विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती हैं। CFL में वशीकृत आर्गन गैस भरी होती हैं। 130 नंबर है कि रबर, वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार होती हैं। तो ये गैस किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती है। 130 का तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, सल्फर। तो देखिए अम्लों को अधिकता वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में मौजूद SO2 और NO2 जो बारिश की बूंदों में घुलकर क्रमशः यह कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? तो दूसरा ऑप्शन वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ठीक, पानी। तो वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र, पानी मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है। 132 नंबर। 132 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। 132 का तीसरा ऑप्शन, 132 का तीसरा यानी सी डी क्या होगा? तो सी और डी। तो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान। ठीक है, तो 132 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो सभी सामग्री रसायनों से बनी है। रासायनिक प्रक्रियाओं में रसायनों के बीच परस्पर क्रिया शामिल होती है, जैसे कि सभी अभिकारकों को नई सामग्रियों में बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन से पहले और बाद में जो है परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन अणुओं की संख्या बदल जाती है। नेक्स्ट कहता है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है? 133 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब जो साल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। नेक्स्ट फिर है कि वाष्पीकरण के बारे में कौन सा सही नहीं है? 134 का होगा दूसरा, तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण घट जाता है। ठीक है, तो क्वथनांक से कम किसी तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन की घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण की दर जो है वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्र बढ़ने पर यदि सतह क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 135 कहता डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 135 का दूसरा ऑप्शन। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे एक तत्व, एक यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बना होता है। इन्हें परमाणु कहते हैं। इस सिद्धांत की विवेचना जो है सभी द्रव्य परमाणुओं नामक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में सृजित या नष्ट किया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु परस्पर छोटी एवं छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर जो है यौगिक निर्मित करते हैं। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या प्रकार जो है निश्चित होते हैं। 136 कहता है कि संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा जो गर्भधारण का विनिमय कहा जाता है। 136 का फर्स्ट, जन्म नियंत्रण। ठीक है, जन्म नियंत्रण यानी संतानोत्पत्ति की नियंत्रण रखने के लिए किए गए प्रयासों को संदर्भित करता है। इसमें निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण को विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 देखिए। 137 है कि जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि प्रकाश की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि प्रकाश की ओर होती है तो यह प्रक्रिया धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। पौधों को प्रकाश की ओर गति करने में ऑक्सिन हार्मोन सहायक है। फिर है कि खाली स्थान जो है नव अनुजात कोशिका में एक साथ विभिन्न विखंडनों में विभाजित होता है। तो 138 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है जिसमें संतानोत्पत्ति के लिए द्विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। 139 कहता है कि दीपक एक क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा है और उसने इसके लिए निम्नलिखित चित्र जो है बनाया है। इस तरह से चट्टान, बंदर, हिरन, कीट, घास, शेर। तो कहता है अवलोकन करना है। 139 का क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। तो देखिए जब कोई देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 139 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कि जब कोई वायरस प्रकृति जो है बनाता है तो स्वयं की
प्रतियां बनाता है, कभी कभी थोड़ा सा बदल जाता है, तो जो कि वायरस के लिए सामान्य है। इन उत्परिवर्तनों के रूप में जाना जाता है और एक या एक से अधिक नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को मूल वायरस के संक्रमण के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 140 का दूसरा, यानी उसके अवलोकन सही है लेकिन पोषी स्तरों की संख्या अधिक हो सकती है। ठीक है, इसके अवलोकन तो सही है लेकिन पोषी स्तरों की संख्या अधिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, पराबैंगनी किरणें जो है, पराबैंगनी जो किरणें हैं ये कैंसर का काम, पराबैंगनी किरणें कैंसर का कारक होती हैं लेकिन समताप मंडल में सही पराबैंगनी किरणें हमारी मदद कर रही हैं, कैसे? तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। समताप मंडल में ओजोन मुख्य रूप से पराबैंगनी विकिरण द्वारा निर्मित होता है। जब उच्च ऊर्जा पराबैंगनी किरणें साधारण ऑक्सीजन अणुओं से टकराती हैं तो वे अणु को 2 एकल ऑक्सीजन परमाणु में विभाजित करती हैं, जिन्हें परमाणु ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है। एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु फिर दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन का एक अणु बनाता है। ठीक है, तो वे समताप मंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कहता है कि सोनू ने गोल या झुर्रीदार और पीले हरे रंग के बीजों के डाइहाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया है। उसने कुल 2432 बीज प्राप्त किया। उन बीजों की संख्या क्या होगी जो गोल और पीले हैं? 141 का तीसरा ऑप्शन, 1368। तो देखिए, मेंडल का जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस जो फेनोटाइपिक अनुपात है 9:3:3:1। तो पीली गोल कितना है? 9 है। यहाँ पे पीली गोल है 9। ठीक है, पीली झुर्रीदार है 3, फिर है हरा गोल है 3 और हरा झुर्रीदार है 1। बीजों का कुल संख्या कितना है? तो बीजों का कुल संख्या है 24, यानी 2432। अतः गोल और पीले रंग के बीजों की संख्या कितना होगा? 9/16 गुने 2432, 9/16 गुने 2432, यानी ये हो जाएगा 1368। कितना होगा? 1368, सी ऑप्शन। फिर है कि निम्नलिखित में से नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का चयन करें। तो दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो BCDH, दूसरा ऑप्शन BCDH, BCD और H। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो कांच की बोतल, इत्र स्प्रे की बोतल, चावल की भूसी और बॉल पेन का रिफिल, तो यहाँ पे 142 का राइट आंसर होने वाला है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को एक प्रकार के पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे प्राकृतिक जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता और यह प्रदूषण के स्रोत के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ में कांच की बोतल, इत्र स्प्रे बोतल, थर्मोकोल और बॉल पेन रिफिल शामिल है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ में गाजर, चावल की भूसी, पपीता और लकड़ी की छड़ी शामिल है। नेक्स्ट फिर है कि रक्तचाप को किस उपकला द्वारा मापा जाता है और उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, दूसरा ऑप्शन स्फिग्मेनोमीटर। तो रक्त दाब मापी या रक्तचाप मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं। फोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी से अवरक्त और दृश्यमान स्पेक्ट्रम सहित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ताकत को मापता है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 144 का क्या होगा? 144 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी केवी फ्रिस्क को। तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फ्रिस्क को वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। 145 देखिए, कहता है कि पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर जो है, तो 145 का हो जाएगा आपको 145 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी A अंडाशय, B पुंकेसर, C स्त्री केसर। ठीक है,
तो देखिए पुष्पों के जनन अंग के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ABC को पहचानिए। तो 145 का हो जाएगा। देखिए तो जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक तो बीजांड होता है, ये अंडाशय। पुष्प का नर जनांग पुंकेसर है और पुष्प का मादा जनांग क्या स्त्री केसर। तो पुरुष का जो नर जनांग पुंकेसर है और मादा जनांग स्त्री केसर है और बीजांड जो होता है ये अंडाशय। तो इस तरह 145 का तीसरा ऑप्शन ले लेंगे, क्या होगा ए ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यानी ए अंडाशय, बी पुंकेसर, सी स्त्री केसर। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था है जिनसे चक्रवात बन सकता है। 146। तो 146 का क्या होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए चक्रवात हवा के ऐसे तूफान हैं जो कम दबाव वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ पैदा होते हैं। वे समुद्र की सतह पर गर्म हवा के बढ़ने की एक सतत प्रक्रिया के कारण होते हैं, ठीक है, जिसमें गर्म खाली जगह पर चारों ओर जो है चारों ओर की ठंडी हवा भर जाती है जो बारिश का कारण बनती है। तो निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें जो है परिक्रमा करती हैं। फिर है कि नीचे दिए गए कथनों का सही कौन सा कथन सही है। तो 147 का फर्स्ट, किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होता है। तो कोशिका का आकार जो है जीव के आकार से स्वतंत्र होता है। बंदर और हाथी की कोशिका का आकार जो है कमोबेश एक जैसा होती है, हालांकि कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। हाथी जैसे बड़े जीवों में कोशिकाओं की संख्या बंदर जैसे छोटे जीव की तुलना में बहुत अधिक होती है। 148 की यदि बात करें तो 148 से नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो 148 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए शीत निष्क्रियता जीव का शारीरिक और मौसमी अनुकूलन है जिससे पूरे वर्ष एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो है जीवों में ऊर्जा दक्षता अधिकतम होता है, ठीक है। यह जो है गर्म रहने और लगातार उच्च जो है चयापचय दर बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया का एक विकल्प है। 149 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की सही प्रकार की व्याख्या करता है। 149 का 4 क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। फिर अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। ये बहुत हद तक वाष्पोत्सर्जन जो है खिंचाव से प्रभावित होते हैं। वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन जैसे पौधों की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र सही प्रकार से वर्णन करता है। तो 150 का होगा। आप तीसरा ऑप्शन ले लेंगे कि व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा श्वास लेते हैं। तो देखिए क्लोम पंख वाले जो अंग होते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरे होते हैं। मछली अपने मुंह से पानी लेकर सांस लेती हैं और उसे क्लोम मार्ग से बाहर निकालती हैं, ठीक है। जब एक व्हेल डॉल्फिन सतह पर आती हैं तो वह अपने सिर के शीर्ष पर उसके माध्यम से हवा में सांस लेती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।